हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, जो आपका अभी 10th क्लास का पेपर हुआ है साइंस का रिसेंटली उत्तराखंड बोर्ड का, तो उसका यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी है जिसमें 9 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। उन सबको हम डिटेल में देख चुके हैं और इस वाली वीडियो में 10th क्वेश्चन से लेके 15th क्वेश्चंस तक को हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को सॉल्व करना। ये 10th क्वेश्चन है हमारे सामने। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग लिखिए। राइट द केमिकल फार्मूला एंड 2 यूजेस ऑफ द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यहाँ पे फार्मूला देना है और कोई 2 यूजेस बताने हैं। तो पहले हिंदी में देखते हैं। जो वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, उसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि Na2CO3.10H2O। ये उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, केमिकल नेम अगर पूछा होता है तो लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके बाद इसके यूजेस हैं, 2 उपयोग है। एक तो ये है कि इसको जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग करते हैं। सेकंड है कि इसका उपयोग साबुन, कागज़ और कांच के निर्माण में किया जाता है। बस आपको इतना बताना था। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में देखो, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसके 2 यूजेस हैं। फर्स्ट है कि इट इज़ यूज इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने में यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एज वेल एज ग्लास। सोप, पेपर और ग्लास यानी कांच की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन। इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा है अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? तो नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती हैं तो जो ऑक्साइड बनते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, तो इसका आंसर होगा सिर्फ अम्लीय ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड। सेकेंड पार्ट है इसके अंदर, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। हमें रीज़न बताना है क्यों होता है। तो देखो, अगर आयनिक यौगिक है तो वो आयन से मिलके बने होते हैं। आयन हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक यानी कि प्लस और एक ऋणात्मक यानी कि माइनस। तो आयनिक यौगिक धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से बने होते हैं जिनमें विपरीत आवेशित आयनों के बीच आकर्षण बल परबल होता है। विपरीत आवेशित आयन यानी कि प्लस चार्ज वाले और माइनस वाले, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। तो इस आकर्षण बल को या इस आयनिक बंधन को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसी भी यौगिक में बॉन्ड यानी कि बंध जितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब है उसका गलनांक हाई है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके वो मेल्ट होगा। तो इसी कारण इन आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। The ionic compounds are made up of positive and negative ions which have the strong force of attraction between opposite charge ions. आयनिक कंपाउंड्स आयंस के बने होते हैं। ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो होते हैं, प्लस चार्ज आयन और माइनस चार्ज आयंस होते हैं जो उनसे मिलके बनते हैं। तो अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। ड्यू टू दिस आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। आपके पास 2 विलयन ए तथा बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 तथा विलयन बी का पीएच मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय। You have 2 solutions A and B. The pH value of solution A is 6 and pH value of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which one of these is acidic and which one is basic? तो देखो, 2 सॉल्यूशन है, एक की पीएच 6 है, एक की 8 है। हमें पता है 7 से कम अगर पीएच होती है तो जो अभी हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता है यानी कि अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होती है तो बेसिक होता है यानी कि क्षारकीय। तो ए वाला है जो सॉल्यूशन, उसकी पीएच 6 है, 7 से कम है, इसका मतलब वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। और जो बी वाला है उसकी पीएच 8 है, 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो बेसिक होगा यानी क्षारकीय होगा।
अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड के अंदर ज़्यादा होती है, तो जो एसिड है इनमें से उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो आंसर 7 से कम पीएच मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है, जबकि 7 से अधिक एक क्षारीय विलयन को दर्शाता है। इसलिए pH इक्वल टू 6 वाला विलयन अम्लीय है और pH इक्वल टू 8 वाला विलयन है जो वो क्षारीय है। और विलयन ए की जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता है वो विलयन बी की अपेक्षा ज़्यादा होगी। ठीक है, A pH value less than 7 indicates an acidic solution, while greater than 7 indicates a basic solution. 7 से ज़्यादा है pH की वैल्यू तो वो बेसिक होगा और 7 से कम है तो एसिडिक होगा। तो जिस सॉल्यूशन की pH वैल्यू 6 है वो एसिडिक है, और अगर वो एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी उसी में ज़्यादा होगी, और जो pH 8 वाला सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन A में ज़्यादा होगी, A वाला एसिडिक होगा, और जो B वाला है जिसकी pH 8 है वो बेसिक होगा, उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी। इसके बाद नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन? बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन इनके द्विखंडन और बहुखंडन के बीच डिफरेंस बताना है। यहाँ पे ये भी 2 मार्क्स में है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है बाइनरी यानी कि 2, द्विखंडन, द्वि मीन्स 2, तो द्विखंडन या बाइनरी फिशन में एक केंद्रक जो होता है यानी एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक होगा। एक केंद्रक 2 पुत्री केंद्रकों में विभाजित होता है। इन दिस फिशन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 सिमिलर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म 2 सिमिलर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। जबकि अगर मल्टीपल फिशन या बहुखंडन की बात करें तो इसमें जो केंद्रक है वो अनेक संतति केंद्रक में बढ़ जाता है। एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस 2 और मोर ऑर्गेनिज्म, 2 या 2 से ज़्यादा, कितने भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं वो उनमें डिवाइड हो जाएगा। द्विखंडन या बाइनरी फिशन में कोशिका के चारों ओर पुटिका या मोटी परत नहीं बनती। जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो उसके चारों तरफ एक मोटी परत बन जाती है, तो वो द्विखंडन में नहीं बनती। A cyst or thick layer is not formed around the cell in binary fission. बाइनरी फिशन में कोई थिक लेयर या कोई सिस्ट फॉर्म नहीं होती सेल के अराउंड। जबकि मल्टीपल फिशन में, बहुखंडन में, कोशिका के चारों ओर मोटी परत या पुटिका बन जाती है। A cyst or thick layer is formed around the cell in multiple fission. Okay? फिर है द्विखंडन के अंदर ये क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है, यानी कि बाइनरी फिशन जनरली अकर्स इन फेवरेबल कंडीशंस, जबकि बहुखंडन जो होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। मल्टीपल फिशन कैन टेक प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशंस। बाइनरी फिशन या द्विखंडन के एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम, और बहुखंडन के एग्जाम्पल है, मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये 13th क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, स्व परागण एवं पर परागण से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? देखो पॉलिनेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब पुंकेसर से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे जाते हैं तो उसको परागण बोलते हैं। यानी कि जब एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे डिपॉजिट होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पहले सेल्फ पॉलिनेशन या स्व परागण देखते हैं। यदि एक पुष्प के पुंकेसर से परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो ये स्वपरागण कहलाता है। जब ये परागण की क्रिया एक ही पुष्प के अंदर हो रही हो या एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच हो रही हो तो स्वपरागण कहलाएगा। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स व्हेन द पोलन फ्रॉम एंथर इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। या तो सेम फ्लावर में हो रहा होगा या सेम प्लांट में हो रहा होगा तो ये बोलेगा सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण के लिए किसी वाहक की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो कैरियर रिक्वायर्ड इन सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाने के लिए किसी विंड की, एयर की, वाटर की नीड नहीं होती। ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं, पर परागण। यदि एक पुष्प के पुंकेसर से परागकणों का स्थानांतरण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, यानी एक पौधा हो गया और एक दूसरा पौधा होने चाहिए, दोनों एक ही स्पीशीज के। ओके, जैसे रोज़ की बात हो रही है तो दोनों रोज़ ही के होने चाहिए, या गुड़हल की बात हो रही है तो दोनों गुड़हल होने चाहिए, एक ही स्पीशीज़ के। तो अब जब एक फ्लावर का, एक पुष्प का पुंकेसर है और दूसरे पुष्प का वर्तिकाग्र है, उनके बीच में ये ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कहेंगे परपरागण। Cross pollination is the transfer of pollen from the anther of one flower to the stigma of another flower on a different individual of the same species. प्लांट अलग अलग होने चाहिए, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। जब ये ट्रांसफर होगा पोलन का एंथर से स्टिग्मा तक तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु, जल या प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है।
दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर या एनिमल। इनके थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स है वो जाते हैं स्टिग्मा पे। ये था यहाँ पे 14th क्वेश्चन, इसका आंसर इतना ही था। इसमें यही पूछ रखा था, स्वपरागण और परपरागण के बारे में बस बताना था कि क्या होता है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये क्या है, देखो, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज मायोपिया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग इट। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया क्या होता है। देखो, निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, पास में कोई चीज़ रखी वो तो क्लियरली दिखती है, लेकिन दूर रखी हुई चीज़ नहीं दिखती। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। वैसे दूर बिंदु अनंत पे होता है एक स्वस्थ नेत्र का, लेकिन अब ये अनंत पे ना होके जब ये प्रॉब्लम होती है तो दूर बिंदु अगर अनंत से हटके पास आ जाए तो फिर हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखती। दूर बिंदु अनंत से हटके निकट आ गया, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब अवतल लेंस वाला जो चश्मा होता है वो डॉक्टर हमको देता है। मायोपिया क्या होता है, इंग्लिश में देखो, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। नियर बाय ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिख जाएंगे, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली नहीं देख पाते। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। वैसे फार पॉइंट जो होता है हेल्दी आई का इन्फिनिटी पे होता है, लेकिन वो इन्फिनिटी से पास आ जाता है, हमारे नज़दीक आ जाता है। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस वाला जो चश्मा है उसको यूज़ करके ये डिफेक्ट ठीक हो सकता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं वो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी या कोई भी क्वेरी होगी तो मैं उसको पूरा करने की, ठीक करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।